आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सबको मालूम है, राजस्थान बोर्ड के हाफिल एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और 20 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए शुभकामनाएं। तकरीबन 1 महीना पहले एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपाधापी तो है, टीचर और बच्चे दोनों के लिए चिंता का विषय है। खैर, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाफिल एग्जाम 2024-25 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। इसको सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अपने चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, आईसीबीएन का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछी गई है आईसीबीएन की, तो यहां पर होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर ये ICZN होता तो Z का यहां बनता जूलॉजिकल। सेकेंड एमसीक्यू है, वो पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं, प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर नोन एज, तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, ऑर्किड्स और एंजियोस्पर्म्स एक ही बात है, फ्लावर लगते हैं दोनों में। जबकि क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स की वो कैटेगरी है जिनमें कभी बीज नहीं बनते, और दूसरी कैटेगरी होती है फ्नेरोगेम्स जिनमें बीज बनते हैं। तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म्स जिनमें कभी फूल नहीं बनते। अब अगला दे रखा है, एक फैमिली है सोलनेसी, उसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछा गया है। इस फैमिली की जो खास बात है वो ये है कि इसके जो एंथर हैं, स्टेमन हैं, वो जुड़े रहते हैं कोरोला से, पेटल्स से। तो एक ब्रीज बनाना पड़ता है, तो जिनमें ब्रीज नहीं है वो आउट हो गए। इनमें A और B में ब्रीज नहीं बना हुआ तो इसको बाहर कर देंगे। अब बचते हैं C और D, और इसमें अपने को चेक करना है दूसरा करेक्टर, और दूसरा करेक्टर ये है कि इसका जो गाइनोशियम है, ओवेरी है, वो सुपीरियर है, तो अंडरलाइन आता है। और अंडरलाइन कहां पर है? C ऑप्शन में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फिर एक एस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां होती है? एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन जमा हो जाता है, पानी को गुजरने नहीं देता, और जो पट्टियां बनती हैं, स्ट्रिप्स बनती हैं, उन्हें कहते हैं कैस्पेरियन पट्टियां। तो D ऑप्शन होगा। फिर है कॉकरोच का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो अपने बोलेंगे 13 होते हैं, C ऑप्शन हो जाएगा। कोशिका की खोज, डिस्कवरी किसने की? सेल की। सबको मालूम है, रॉबर्ट हुक है, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। अगर यहाँ पे लिविंग सेल पूछ लिया जाता तो अपने बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इसी तरीके से बैक्टीरिया की डिस्कवरी पूछ ली जाती तो भी आंसर होता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। उसके बाद टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहां पाई जाती है? तो अपने कहेंगे वैक्यूल में, रिक्तिका पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, बच्चे को मालूम है, क्लोरोप्लास्ट आएगा, हरित लवक। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें पूछा गया फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। आज जो अपने बोलते हैं होमोसेपियंस, मंजीफेरा इंडिका, कोराइजा स्टाइवा वगैरह वगैरह, तो ये जो किसी भी प्लांट का या एनिमल का जब अपने 2 टर्म्स में या 2 स्टेप में नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो उसकी परिपाटी चलाने का काम कैरोलस लीनियस को जाता है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। 10 स्टेप्स में चलता है ये काम, और जो आखिरी स्टेप है उसमें पायरुविक एसिड बनता है, 3 कार्बन वाला, और 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। फिर द वर्किंग यूनिट ऑफ लंग्स, सबको मालूम है, एल्वियोली आएगा, जिसको वायु कूपिकाएं बोलते हैं। RQ वैल्यू पूछी गई है, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट या श्वसन गुणांक का मान कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो 6 O2 कंज्यूम होती है, 6 CO2 बाहर निकलती है, तो आंसर हो जाएगा 6/6 1। कवकों की जो कोशिका भित्ति है, तो सेल वॉल ऑफ फंजाई है, वो किससे बनी होती है? तो फंजाई की जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है उसे कहते हैं काइटिन, और थोड़ी बहुत अमाउंट में कई बार सेल्लोज या हेमीसेल्लोज भी देखने को मिलता है। अगला है डायटम। डायटम सोइल का यूज लिखना है। पहली बात तो डायटम क्या है? याद कीजिए, आपने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और उस प्रोटिस्टा किंगडम में कुछ क्लासेस दे रखी हैं, और एनसीईआरटी में पहली क्लास दी हुई है क्राइसोफाइट्स। वहां के जो मेंबर हैं उन्हें कहते हैं डायटम या गोल्डन एल्गी। उनकी जो सेल वॉल है वो इस तरह से बनी होती है कि उनके बीच में रेत फंस जाती है। उसी रेत का यूज पूछा गया है, तो उसका यूज अपने लिख सकते हैं
जो सिरप होते हैं, ऑयल है, उनके फिल्ट्रेशन में काम में आती हो, जो फायर प्रूफ ब्रिक्स आती हैं, आग को झेलने वाली ईंटें, वो भी इससे तैयार होती हैं। फिर है वास्तविक देगुआ। ट्रू सिलम को डिफाइन करना है। सिलम क्या है? एक सेंट्रल कैविटी होती है और ये तैयार होती है मीजोडर्म से। 3 एम्ब्रायनिक लेयर होती है जब अपने मदर के वॉर्म में होते हैं। एम्ब्रायो से जब बच्चा तैयार होता है तो एम्ब्रायो के अंदर 3 लेयर बनती है। सबसे बाहर वाली लेयर को अपने कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं। तो बीच वाली जो लेयर है मेसोडर्म, उससे बनता है सीलम, बॉडी कैविटी। अगर सीलम या देगुआ उस मेसोडर्म से डिराइव्ड हो रही है तब तो वो है वास्तविक देगुआ, ट्रू सीलम। अगर वही सीलम मेसोडर्म को छोड़कर बाकी किसी और लेयर से डेवलप हो रही है तो उसे कहते हैं छद्म देगुआ, स्यूडोसिलम। फिर है मोलस्का फाइलम के 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हैं। याद करो, घोंगे को, स्नेल को और उसके कोई 2 कैरेक्टर लिखा। पहली बात, टेंटिकल्स मिलते हैं, बॉडी सॉफ्ट होती है, कुछ मेंबर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है एल्गी की, शैवाल का आर्थिक महत्व। कुछ एल्गी एडिबल होती है, खा सकते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफी अच्छी होती है। दूसरा, जैसे कि रेड एल्गी है जेलिडियम, उससे अगार जेल तैयार होता है। अगला सवाल है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें 2 जनरेशन पाई जाती है। एक होती है गैमेटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। और जो हायर प्लांट है, जिस तरह से एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें क्लियरली अपने को विजिबल होता है पीढ़ी एकांतरण। एक पौधे की लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन आती है, 2 स्टेजेस आती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में गैमेट बनते हैं, स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं। तो एक बार पौधा गुजरता है गैमेटोफाइट जनरेशन से और दूसरी बार गुजरता है स्पोरोफाइट से। इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। उसके बाद है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अपने को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो चलती है ग्रेना वाले पार्ट में, और ग्रेना वाले पार्ट में जो लाइट रिएक्शन चलती है उसके 2 पाथ है, 2 तरीके। एक तो साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक में क्या है, जब क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद ईटीएस में घूमते हैं, भटकते हैं, भटकने के बाद वो इलेक्ट्रॉन दोबारा क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाते हैं, तो एक साइकिल तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर है एब्सिसिक एसिड, जिसे शॉर्ट में एबीए लिखा जाता है। उसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये हार्मोन बनता है तो प्लांट डिटीरियोरेशन से होकर गुजरता है। मतलब ये कि सभी नेगेटिव एक्टिविटी चलती रहती है प्लांट के अंदर। जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आने बंद हो जाते हैं, फल फूल लगने बंद हो जाते हैं, पौधा ठूंठ हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, और तो और स्टोमेटा लंबे टाइम के लिए बंद हो जाते हैं, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन की रेट काफी हद तक डाउन हो जाती है। बाकी सेक्शन बी में कुछ बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और फिर भी अगर दिक्कत आती तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए।